हेलो दोस्तों, जैसा कि आज 1 अप्रैल है और कल 2 अप्रैल हो जाएंगे और 1 अप्रैल आज छुट्टी का अंतिम दिन है और कल जैसे ही 2 अप्रैल होगा, कल 2 अप्रैल से सारे ऑफिसेज सारे दफ्तरें खुल जाएंगे। और इसी के साथ आप देखेंगे, जैसा कि अभी ईद भी कल मनाया गया। ईद मनाने में आपने देखा कि भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में दंगे फसाद भी हुए। नमाजी जो थे नमाज पढ़े, उसके बाद कहीं कहीं कुछ कह सकते कुछ कहीं कहीं देश विरोधी बातें हुई, तो कहीं देखेंगे कि वक्फ बिल को लेकर के विवादें हुई। वक्फ बिल को लेकर किसी ने हाथ में काले पट्टी बांध करके नमाजियों ने नमाज पढ़ा। तो इस तरह के देश में अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से विरोध किए गए। वहीं यदि राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों ने इसमें रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अपने अपने तरफ से वे अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज तक जो देश की आज़ादी से अभी तक आप देखेंगे, मुस्लिम वोटरों का जिस तरह से उपयोग किया गया है, केवल मुस्लिम वोटरों का वोटों का केवल उपयोग किया, बल्कि उनके बारे में, उनके संरक्षण के, उनके विकास के बारे में कभी सोचा नहीं गया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, वक्फ बोर्ड अभी एक ज्वलंत मुद्दा बन चुकी है और हर पार्टियां अपने तरह से रोटियां सेकने में लगे और मुस्लिमों को भ्रमित करने में लगे हुए। तो आज हम बात करेंगे आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर कि कल, यानी ठीक आप देखेंगे लगभग 12 से 16 घंटा बचा हुआ है। 12 से 16 घंटा के बाद भारत सरकार जो होगी, लोकसभा में कल बिल लाने वाली है। वह रहेगा 2024 का जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक लाई गई थी, इसको कल पास कराया जाएगा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर देखेंगे राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति अंतिम अनुमोदन देंगे तो वक्फ बिल पर या वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भी सरकार ने संशोधन लाई, वे सारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के आए दिन समाचार जो है देश के अनेक क्षेत्रों से अनेक प्रकार के आ रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आज हम इसमें बात करेंगे, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी कितनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं उनके विरोध है, यानी विपक्ष में कितनी सीटें हैं और पक्ष में कितनी सीटें, सरकार क्या करेगी, विपक्षों के पास क्या अगला कदम हो सकता है, और वक्फ बोर्ड में आखिर क्या चुनौतियां थी, क्या ऐसे विवादे थे जिसके कारण भारत सरकार को इसको हटाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप देश हित की बात करते, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम, खासतौर पर तो हम मुस्लिम कम्युनिटी के ही बोलेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में आपकी कोई संपत्ति छीनना नहीं जा रहा है। आप विरोधियों के चक्कर में ना पड़े, आपको जो विपक्ष जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा सा बिलों को पढ़ें, क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। आप मायने सी बात है, आप देश रह रहे, भारत एक संविधानिक राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में यदि हर लोग अपने सिविल और अपने कह सकते हैं कि जो पर्सनल कानून से जब चलना चले, तो भारत भी कहीं न कहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए आप एक भारत लोकतंत्र में है और भारत में आपका संविधान में थोड़ा भी निष्ठा है, तो आप संविधान की बातों को सुने, संविधान को आप माने, क्योंकि भारत में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई। आपको काफ़ी जो होता है माइनॉरिटी के आधार पर आपको बहुत सारे उपलब्धियां मिल चुकी हैं। लेकिन आप किस तरह से ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, मायने सी बात है, हम आपके ज़मीन पर आकर के अतिक्रमण करें तो आप हमसे तो पूछते हैं कि साहब आप ज़मीन कैसे, आप कोर्ट जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में कौन सा नियम बना दिया गया है पिछली सरकार के द्वारा साहब, कि यदि आप किसी की ज़मीनों को आप कब्जा कर लेते, किसी ज़मीन पर आप पैर रखते, तो कहते कि हमारी ज़मीन है, और प्रूफ करने का अधिकार कोर्ट में नहीं है। इसका प्रूफ जो होगा ट्राइब्यूनल में होगा, और ट्राइब्यूनल में सारे आपके जो होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग होंगे, आपके कह सकते हैं जो आपके धर्मगुरु लोग होते, ऐसे होते। तो ये कौन सी संविधान है, कौन से आपके नियम है। तो भारत में यदि मान लें कि हिंदू पर्सनल लॉ चल जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ चले, जैन और बुद्ध और पादरियों का पर्सनल लॉ चले, तो क्या भारत चल सकता है, क्या ये लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। इसलिए आप विपक्ष की बात ना करें, बल्कि आप एक देश हित की बात करें। क्योंकि जब हम कुरान की बात करते हैं, तो मैं भी कुरान में स्टडी किया है, कुरान भी आपका देश, यानी वो कहता है कि आपका जो राष्ट्र है, आप राष्ट्र प्रेम जरूर बने, क्योंकि आपका राष्ट्र से ही आपका धर्म का विकास होता है। तो मैंने इस बात, आप राष्ट्र की विरोधी गतिविधियां कैसे कर सकते हैं। यदि आप धार्मिक गतिविधियों की बात करते हैं तो आपको बातों को समझना होगा। तो मेरे दोस्तों, चूंकि मैं इस बिल को इसलिए बताने जा रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी लोगों से सुना, उसके बारे में बच्चों को बस गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई है, दिमाग में डाली गई है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिमों को ज़मीन छीने जाएंगे, खासकर मस्जिदों को ज़मीन छीनेगा। इसी तरह हमारे देश में भ्रम फैलाया गया था कि यदि एनआरसी और सीए लागू हो जाता है तो भारत से मुस्लिमों को भगाया जाएगा। और बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी जो थे शाहीन बाग में हल्ला बोल दिए। आज भी देख सकते हैं शाहीन बाग में लोग बैठ जा रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि यार आप थोड़ा सा कानून क्यों नहीं पढ़ते हो। आप पढ़े लिखे इंसान बनिए, क्योंकि आज तक आपको नहीं पढ़ा, अशिक्षित करके ही पिछली जितनी भी सरकारें हो या अन्य प्रकार की जो पार्टियां हैं, वो आपको यूटिलाइज किया है। इसलिए आप पढ़े लिखे नागरिक बनिए। भारत के जो हमारे स्वाभिमान है, देश की हमारा एकता, अखंडता, भाईचारा है, कृपया उसको आप बनाए रखें। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा वक्फ बोर्ड का कौन सा पार्टी समर्थन कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है, कितनी मेजोरिटी है, क्या विवाद है, सारी चीज़ों को आज हम ऑपरेशन करने वाले दोस्तों। तो अंत तक बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मेरा एक गुजारिश है कि आप लोग अपने कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि वक्फ बोर्ड देश हित में है या देश के विरोधी है।
कि क्या वक्फ बोर्ड को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। आप लोग अपने और जो भी आप अपना विचार रखें, कृपया संवैधानिक तथ्यों के आधार पर रखें, ऐसे ना रखें, क्योंकि हम संवैधानिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि भारत में सर्वोच्च हमारा संविधान है, कोई धर्म नहीं है, और हमारा देश में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कानून हमारे यहाँ सर्वोच्च नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए कानून ही हमारा सर्वोच्च होती है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करें वक्फ बिल का गेम चेंजर और 2024 का बिल। तो देखो, संसद में जो गेम चेंजर होने वाला है, इसमें आप याद रखिएगा कि लोकसभा में अभी देखिएगा तो 542 सदस्य है, और इसमें से बीजेपी जो है उसके बाद 240 संसद है, और ये सबसे बड़ी पार्टी भारत की है भी। तो बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, उनके पास अभी तत्काल देखिएगा तो लगभग 293 बहुमत प्राप्त है, और यह संख्या लगभग 272 के जरूरी आंकड़ों से ज़्यादा है, क्योंकि 272 आपको मेजोरिटी पाना चाहिए, 293 है। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी बिल को पास कराने के लिए कहीं ना कहीं इतना जरूरी होता है, और भी बीजेपी के पास दिख भी रहा है। अब विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 99 संसद है, इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उसमें शामिल सभी दलों को मिलाए तो 233 उनके पास संसद होते हैं, तो जो बहुमत से कहीं ना कहीं कम है। तो इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी को जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम सुना, उत्तर प्रदेश से आता है, शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल के पार्टी जो है, कुछ ऐसी भी पार्टियां जो न तो एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और कुछ ऐसे ही निर्दलीय संसद भी हैं जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर उन्होंने अपनी सहमति और अपनी जो उनका सपोर्ट होता है उन्होंने भी तो नहीं बताया है। वही यदि हम राज्यसभा की बात करें तो इस समय राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं, और इसमें से बीजेपी के पास 98 है, और गठबंधन जो है वो गठबंधन की बात करें तो एनडीए के पास करीब लगभग देखा जाए एनडीए के पास 115 संसद है, और इसके अलावा 6 जो है मनोनीत सदस्य, तो 15 और 6 जोड़ लीजिएगा तो 121, और जो सरकार के पक्ष में लगभग मतदान करने को होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एनडीए के पास टोटल 121 तक संसद पहुंच सकती है, जो किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए लगभग 119 चाहिए, यहाँ पर इनके पास 121 है, यानी आंकड़े को पार करते हैं। तो विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 27 संसद हैं राज्यसभा में, और इंडिया ब्लॉक की बात करें टोटल 98 सदस्य हैं, यानी कि यदि कार्य विपक्ष के कुल यदि मिला दें सभी को तो हम टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 85 सांसद आते हैं। तो इसके अलावा भी वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो उनके पास 9 है, बीजेडी के पास 7 है, और एआईएमडीएमके के पास 4 है। तो राज्यसभा ये सब सांसद है। कुछ छोटे दल जो हैं और निर्दलीय मिलाकर 3 सदस्य ऐसे हैं जो न तो सत्ताधारी एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं और नहीं वो विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोटा मोटी आपको ये डेटा से समझ में आ गया होगा कि सर ये जो वक्फ बोर्ड आ रही है, वक्फ बोर्ड पे जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोधी विपक्षी दल है, वो केवल बरगला रहे हैं, वो बरगलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो ये डेटा से आपको इतना स्पष्ट हो गया कि किनके पक्ष में कितना वोट जा रहा है, कितना सीट जा रही है। अब होता है कि अब हमारा प्रश्न होगा कि आखिर सरकार को क्यों सामना करना पड़ रहा है विरोध का। तो देखिए, सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल जो है ये वक्फ संपत्तियों से विवादों को सुलझाने का एक अधिकार इससे मिलेगा, और वक्फ जो संपत्तियों है इसको बेहतर अब इस्तेमाल किया जाएगा, और मुस्लिम समुदाय के जो भी महिलाओं हैं उनको भी इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी के सांसद है जगदम्बिका पाल, इन्हीं की अध्यक्षता में एक जेपीसी का निर्माण हुई थी, और एनडीए के घटक दलों द्वारा इसे 14 संशोधन को शामिल करने के लिए रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, लेकिन जेपीसी जो था विपक्ष के 44 जो संशोधन थे उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष जो है रोड पर आ चुका है कि हमारा एक भी संशोधित जो हमने विचार दिया था उसको आपने स्वीकार नहीं किया, इसलिए एक पक्षीय है, और यह विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको बता दूं, वक्फ बिल पर जो है मुख्य आपत्ति है वह है कि हाईकोर्ट में अपील अब की जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो था आपके संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेती थी, धावा बोल देती थी, अधिकार जताती थी, और आप अपने देश के किसी भी कोर्ट में जाकर के आप अधिकार नहीं मांग सकते थे। यह कहाँ के कानून है, यह हमारे पिछली बताएंगे तो आप हो सकता है कि हम कह देंगे कि कांग्रेस के विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन यार अपनी वोट बैंक के लिए आप देश के कानून व्यवस्था को इतने लचर पचर आप नहीं बना सकते। तो ये पिछली सरकार ऐसा भी की है, खासतौर 2013 में देखिएगा तो कांग्रेस की सरकार मनमोहन की सरकार जो थी, द्वितीय सेकंड यूपीए कह सकते, तो इसमें तो रातों रात इस तरह के अधिकार दे दिए गए कि आप जिस संपत्ति पर आप पैर रख दीजिएगा वो आपका संपत्ति, उसका कहीं भी हम उसका विरोध नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इस देश में हुआ है जहां पर संविधान का राज होता है, संवैधानिक गतिविधियों से अलग होकर के गैर संवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा चुका है। तो हाई कोर्ट में अपील अब आपको करने का इससे अधिकार होगा यदि पास हो जाता है तो, क्योंकि अब वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद में हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, जबकि पहले ट्रिब्यूनल में आपको जाना होता था, यही आपका अंतिम फैसला होती थी। अभी तक ट्राइब्यूनल में मायने सी बात है साहब कि इमाम लोग होते थे, इन्हीं के लोग होते, तो कैसे आपको कोई मान लिया जाए कि
गैर इस्लामिक लोग हैं तो उनको कैसे अधिकार की बात है, कैसे उनको ईमान मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और दूसरा बात है कि दान में जो भी इनको संपत्ति दिया जाता है तो अब उनको एक विवरण दिया होगा, अर्थात दान किए बिना संपत्ति पर दावा अब नहीं करेंगे। अब वक्फ बोर्ड बिना दान मिले किसी संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता। पहले अगर अगर वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर दावा करता था तो वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट दावा नहीं कर सकता क्योंकि अब इसको बताना होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात होगा कि महिला और अन्य धर्मों के सदस्यों को भी शामिल की जाएगी, क्योंकि किसी के ज़मीन पर हवा बोल देता है, किसी भी ज़मीन पर कहता है कि हमारा है, आप ज़मीन खाली कीजिए। पटना में भी गोविंदपुर के बारे में सुना होगा। गोविंदपुर में पिछले कई हज़ार वर्षों से वहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है, फिर भी कहा गया, वहाँ जाकर बोर्ड लगा दी गई कि पूरा के पूरा गांव आप खाली कर दीजिए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का संपत्ति है। तो भाई कहाँ की नियम है, कहाँ की कानून है, कहाँ से आपने कानून लाए, आपको तो बताना पड़ेगा। तो महिला और अन्य धर्मों के सदस्य, अब वक्फ बोर्ड में एक महिला होगी और एक अन्य धर्म का सदस्य भी अनिवार्य रूप से होगा। पहले इस बोर्ड में न तो महिला थी कोई और न ही अन्य धर्म के सदस्यों को इसमें सम्मिलित की गई थी। अब कलेक्टर का अधिकार भी इसको दे दी गई है। यदि नया बिल आता है तो कलेक्टर को भी अधिकार दिया जाएगा। अब कलेक्टर वक्फ संपत्ति का जो होगा वो सर्वे कर सकेगा और यह तय भी करने का उसको अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड का है या नहीं है, यानी अंतिम निर्णय वो करेगी। यानी इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यदि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित कराने में सफल हो जाती है तो हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी आएगा, यानी पारदर्शिता आएगी। और खास तौर पे जो वक्फ बोर्ड पे लगे हैं इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जो दोष लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से दोष से बाहर निकलेगा। इस तरह से इस पे जो लगे हुए हैं कलंक लगे हैं, एक कलंक से धुलाएगा। और मुझे लगता है कि सभी को इसको सम्मान करना है। खास तौर पे जो भी पार्टी और विपक्षों के कहने पर जो रोड पे खड़े हो रहे हैं वो थोड़ा वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़िए। वक्फ बोर्ड को आप शांति से देखिए कि यह देश के हित में है या देश के विरोध में है, क्योंकि आपको हर चीज़ों को संवैधानिक गतिविधि के साथ ही आगे बढ़नी होगी, क्योंकि यह भारत है और भारत के लोकतांत्रिक देश है जहाँ संविधान की राज है। किसी भी प्रकार के प्रश्न कानून की राज यहाँ नहीं होता मेरे दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं। और ये जो लोगों के बीच में भ्रम है कि वक्फ बोर्ड का विरोध करके ऐसा करेगा वैसा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह पूरे आपको डेटा के आधार पर आपको समझने की कोशिश करना होगा, क्योंकि मैंने आपको डेटा के आधार पर ये एनालिसिस किया है।